धक्कड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें बात करते हैं देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर, और इसके अलावा बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं विशेष रूप से, क्योंकि इन तमाम मुद्दों पर, पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ रोजाना जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी NKK जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियोपॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहली खबर जो मैं लेने जा रहा हूं आ रही है अमेरिका से। न जाने इन खबरों से आजादी कब मिलेगी। हालांकि हम आजादी का जश्न मनाने जा रहे हैं 15 अगस्त को। फिर से एक बार स्वामी नारायण मंदिर पर हमला हुआ है, तोड़फोड़ की गई है और आरोप फिर से एक बार खालिस्तानियों के ऊपर। कितनी सच्चाई खबर में? देखिए, ये स्वामी नारायण जो भी मंदिर है, इस पे कई बार हुए हैं, ये पहली बार दफा नहीं हुआ है। दूसरी चीज, जो ग्राफिती यानी उसके दीवार पे जो चित्रकारी की गई है उसमें खालिस्तानी झंडा वगैरह है, इसलिए एक संदेह होता है कि खालिस्तानियों ने की है। उनका जो भी है आजाद खालिस्तान या खालिस्तान फोर्सेस जो भी है, उनके द्वारा ऐसा लगता है किया गया है। और ऐसा लगता है कि कनाडा की पुलिस इसमें बहुत सख्त नहीं है, नहीं तो उनको वह रोक सकती थी। सॉरी, माफ कीजिएगा, अमेरिका की पुलिस। और जो कनाडा में हो रहा है वो अलग है, वो चीज मैं मिक्स कर रहा था वहां पे। हालांकि खालिस्तानी फोर्सेस दोनों जगह है, कनाडा में ज्यादा सक्रिय है और कहने के लिए छोटे मोटे रूप में ऑस्ट्रेलिया, यहां तक कि न्यूजीलैंड, यूके में भी है, यानी हर जगहों में ये कहीं ना कहीं से है। और ये स्वतंत्र रूप से मुझे नहीं लगता है काम कर सकते हैं, जब तक कि यहां की सरकार, भले ही वो कह रही हो कि इनकी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, लेकिन इसराइल के खिलाफ दो लाइन होता तो उठा के जेल के अंदर ठूस देते हैं। तो उनका दोहरा चरित्र है। और दूसरे मैं कहना चाहूंगा कि खालिस्तानी राज्य बनाने के लिए इस तरह की यदि जो हरकत कर रहे हैं, जो टेररिज्म है, उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। हाँ, उनको पैसा जरूर मिल रहा है, जिंदगी उनकी बड़ी आराम से कट रही है, यह चीज मुझे नजर आ रहा है। वैसे ही जैसे कि दुनिया में अन्य जो छोटे मोटे गुंडे जो बनते हैं धर्म के नाम पर, जो झंडा ऊंचा करके और अपने राजनीतिज्ञों और पूंजीपतियों के पीछे पीछे चाकरी करते हैं। जी, दो सवाल मैं यहां पर उठाना चाहता हूं सर। एक तो आजकल ट्रंप का जो रवैया हमारे साथ चल रहा है और टैरिफ वॉर के कारण जो हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान को पुचकारा जा रहा है और हमारे साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है, क्या उस दौर में ये जो घटना हुई है ताजा, इसके काफी गंभीर मामले नहीं माने जाने चाहिए? दूसरा, जब नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि अगले महीने सितंबर में जब UNJ की मीटिंग होगी तो मैं भी जाऊंगा, ट्रंप से भी मिलूंगा, तब भी ये हरकत होना क्या कहलाता है? देखिए, ये हरकतें पहले से आ रही थी, अभी कमी नहीं आई है, बल्कि भारत जितना भी इसको नकार कर दे, निंदा कर दे, कोई असर नहीं पड़ रहा है। बल्कि यहां तक कि कनाडा में इसी समय में वहां की कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा है कि ये जो बिश्नोई ग्रुप है, गैंग है, जो टेररिस्ट है, उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। अब जो भी उनको मिलता है एक्स्ट्रा पावर, वो एक्स्ट्रा पावर की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सब दिखाने की कोशिश है कि इसके बावजूद कि कनाडा, अमेरिका और अमेरिका का टैरिफ वॉर यूरोपियन यूनियन के दूसरे देशों से हो रहा है, भारत पर पूरा का पूरा एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक वो प्रेशर डालने की काम कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, और उसके पीछे ट्रंप डायरेक्टली होना, वहां का डीप स्टेट जरूर इसमें उसका हाथ है और पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि जो भारत तथाकथित रूप से कूद रहा था, वह उसका कहना है, जो कि ओपनली नहीं आया है, लेकिन मतलब ये है कि भारत के अंदर तुम जितना भी दिखाओ कि तुम विश्व गुरु हो, ठीक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी पूंजी को वहां लगने दो, हमारी टैरिफ हमारे अगेंस्ट में जो है उसको खत्म करो, और जो तुमने पहले बनाया है उसमें हमारा हिस्सा होना चाहिए। जैसे कि रूस से तेल लिया, जबकि अधिकार उसका नहीं बनता है। और दूसरे ये कि विश्व में हमारे पूंजी से टकराने की कोशिश करोगे तो ज्यादा दिन नहीं, हम तुम्हें धरती पर धूल चटा देंगे। जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वैसे हमारी सरकार ये बताने में लगी हुई है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो हमारे 100% जो है निर्यात पर असर नहीं डाल रहा है, 55% निर्यात पर असर डाल रहा है, फार्मास्यूटिकल्स और तमाम तरीके की चीजें बच जा रही हैं। खैर, क्या ये तो ड्रामेबाजी होती है। लेकिन इसी मामले में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि खालिस्तानी जो है वो तो चलिए खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ये जो लॉरेंस बिश्नोई है, जिसको ले जाकर गुजरात की जेल में रखकर एक बड़ा दूसरा दाऊद इब्राहिम बनाने की कोशिश की जा रही है सत्ता के संरक्षण में,
तो उसके खिलाफ तो आवाज ठीक उठ रही है कनाडा में, गलत तो उठ नहीं रही है उसके खिलाफ वहां पे आवाज। देखिए, कनाडा के साथ जो भी हो, हमारे देश के अंदर में आरएसएस कहने के लिए एक सांस्कृतिक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ही जैसे कि आम आदमी पार्टी बनने के पहले इन लोगों का था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और सैकड़ों हजारों एनजीओ हैं गवर्नमेंट से फंडेड होते हैं। और इन सब के साथ साथ आरएसएस ने यह भी किया है कि जितने भी धूर्त, मक्कार और चतुर हैं, लेकिन वह इनके उस एम के पीछे कोई भी रुकावट नहीं पैदा करता है कि हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र के नाम पर जो पूंजीपति ठग रहे हैं, लूट रहे हैं पूरे भारत को, उसमें रुकावट नहीं आते। तो इन सबको लाया जा रहा है, क्योंकि ऐसे लोगों की जरूरत है। पूरी दुनिया भर में देखें तो ऐसे जितने भी गैंग हैं वह एडॉप्ट हो रहे हैं स्टेट पावर द्वारा जनता के खिलाफ। उसमें यह भी आपका जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, दूसरे तरह की चीज है, वह लोग शामिल हो रहे हैं। भले ही जेल में रखा जा रहा है, उनको एक तरह से कहें तो उनको संरक्षण दिया जा रहा है। जैसे वह कौन गुप्ता जी थे जो फ्रांस से पकड़े गए थे अमेरिका में, निखिल गुप्ता, जिनको जी, और उनको जो है सो यहां पे हमारे दिल्ली के जेल में उनको रखा गया है कि भाई हम उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं ताकि अमेरिका को प्रत्यार्पण ना करना पड़े। तो उनको संरक्षण दिया जा रहा है, जेल में लोग बड़े मजे की जिंदगी जी रहे हैं, बिल्कुल उनको कोई नहीं पड़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इनके नाम पर लगातार बिल पर बिल फाड़े जा रहे हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे अमेरिका तक ऐसे मर्डर हो रहे हो, ताकि इसको भी एक बड़ा इंटरनेशनल कुख्यात बदमाश बनाया जा सके। हालांकि उसकी इतनी वक़्त है कि ये नहीं, वो तो खुद भी जानता होगा। अगली खबर का रुख करते हैं। क्या वाकई में दलाई लामा से मुलाकात करना चेक रिपब्लिकन को भारी पड़ गया है? चीन उससे संबंध तोड़ रहा है? चीन पूरी तरह से संबंध नहीं तोड़ रहा है। ये चेक रिपब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिकी साम्राज्यवाद और इजरायली जायनोवाद से पूरी तरह अपने आप को जोड़ना चाहता है। उसको कितना हद तक मिलता है नहीं मिलता मुझे नहीं पता, कोई पावेल है वहां के प्रेसिडेंट हैं। और यह जो है जब 90 वर्षगांठ होता है इनका दलाई लामा का, तो यहां पर आते हैं उनको बधाई देने के लिए। ऐसी क्या उनको जरूरत पड़ी थी? किस तरह की चीजें हैं? क्या वो खुद बुद्ध हैं, प्रभावित है? नहीं, वह आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से जो बीमारी है एक तरह से जायोनिस्ट रिजीम का जो उसके तरह करते हैं। और चीन ने पूरी तरह से संबंध नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारा जो भी उनके प्रेसिडेंट के साथ हो जो डिप्लोमेटिक रिलेशन था उसको हम खत्म करते, वहां के विदेश मंत्री ने कहा। और चेक रिपब्लिकन ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, यह तो केवल राष्ट्रपति से राष्ट्रपति की बात, ऐसे ही कौन से हम बार बार उनसे मिलते रहते थे से। जी अच्छा, इस चीज को मैं पलट के अगर ऐसे ही कहूं कि चाइना अगर मान लीजिए गाली दे रहा है, तो गाली खाने वाले को अमेरिका का संरक्षण तो मुफ्त में ही मिल जाएगा। मिल रहा है, उसमें कोई संदेह नहीं है। और उसमें भारत बहुत बड़ा चीज था, लेकिन आर्थिक नीति पर यहां चंद पूंजीपतियों के लिए वह अभी एक तरह से जहाज चल रहा था अच्छा खासा, लाइट हाउस से टकरा गया। हो सकता आगे आने वाले समय में फिर से ठीक हो जाए, ये लोग माफी मांग ले, उसके 50% को कम करवा दें, तेल जो रूस से ले रहे हैं उसका कुछ हिस्सा सीधे के सीधे। एक उदाहरण बताता हूं, फ्रेंच या फ्रांसीसी साम्राज्यवाद जिसका अधिकार अफ्रीका के कई देशों के ऊपर था, 2-3 जगह से लात मार के भगाए गए हैं, जो जिसमें ये बुर्किना फासो और ये सब है। तो वहां से जहां हटा था, हटने के बावजूद कहता है कि हम चूंकि तुम्हारी देखभाल कर रहे थे इसलिए तुम्हें हरजाना के रूप इतना मुझे देना पड़ेगा, और खा रहा है। गजब। नंबर 2 अभी कर रहा है कि तुम्हारा बैंकिंग सिस्टम यही होगा। जी चलिए खैर, क्योंकि जो धंधे वाले हैं वो हर चीज में धंधा ढूंढ ही लेते हैं। खैर, अब रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। और यहाँ पर जो पहला अपडेट आ रहा है वो है बीबीसी के हवाले से। बीबीसी का कलेजा फट पड़ा है और वो बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, उत्तर कोरिया के निरीह प्राणी फौजी बनकर ही रूस में नहीं जाकर मर रहे हैं जेलेंस्की के खिलाफ, यूक्रेन के खिलाफ। यहाँ के मजदूरों को भी रूस में ईंधन बनाकर झोंका जा रहा है। 6 मजदूर किसी तरीके से जान बचाकर भाग निकले हैं। उनसे बात करके उनका दर्द बीबीसी ने दुनिया के सामने रखा है। बीबीसी के इस जो कुकृत्य कहूंगा मैं, इसको पत्रकारिता नहीं कहूंगा, आप क्या कहेंगे? मैंने इसको एआई ऐप से पूछा कि बीबीसी की पत्रकारिता को हम कितना हद तक अनबायस्ड यानी एक स्वतंत्र रूप में देख सकते हैं। क्या सही में उसका जो खोज है, ये 6 मजदूर भाग गए, 50,000 मजदूर यहां पड़े हुए हैं, अभी 11,000 और नॉर्थ कोरिया के सैनिक आ गए हैं और रूसी सैनिकों के साथ जबरदस्त लड़ रहे हैं। तो उसका जवाब था, चूंकि उसको जो इंफॉर्मेशन मिलता है, ढूंढता है गूगल से, वह ऑलरेडी प्रो अमेरिकन है। कहता है कि नहीं केवल बीबीसी का नहीं, साउथ कोरिया का भी है।
यानी तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजलाता हूं। तो बीवीसी की बात को दरकिनार किया जाए तो नॉर्थ कोरिया से निश्चित रूप से पहले 20,000 गए थे कुर्स्क में, अभी जो 10-11 हजार सैनिकों की बात कर रही, मुझे नहीं पता, कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ऐसा लगता है कि यदि गए हैं तो पूर्वी रूस में युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर पे जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। संभवतः आगे आने वाले समय में हो सकता है शामिल हो, क्योंकि दोनों के देश के बीच में यह संधि है कि हमारे ऊपर हमला तो मतलब तुम्हारे ऊपर भी हमला। जहां तक मजदूरों की बात है, यह कहना बीबीसी की उसको बड़ी जबरदस्त काम करवाया जाता है, बाड़े में घेर के करवाया जा रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क और मिलिट्री वर्क के लिए। बाड़े में घेर के तुम कंस्ट्रक्शन और मिलिट्री वर्क कैसे करवा दोगे? यह कोई एक दवा बनाने वाली एक फैक्ट्री के अंदर थोड़ी ओपनली कर रहे हो, इसलिए बीबीसी के यहां झूठ लगता है। लेकिन 50,000 हैं, कितने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन बीबीसी का यह बात, इस कथन की पुष्टि कहीं से नहीं होती है कि जो इनको मजदूरी मिलता है 10 से 12 घंटा काम करने पर, मुझे वह भी संदेह है, उसका एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ कोरिया लूट लेता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है। नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है कि वहां पे एक तरह का तानाशाही होने के बावजूद भी वहां गरीबी वैसे नजर नहीं आता है जो दक्षिण कोरिया या भारत में या किसी अन्य दुनिया में दिखता है। वह अपने नागरिकों की देखभाल करता है। जी, कल यानी सॉरी परसों यानी कि फ्राइडे को अलास्का में मीटिंग होने जा रही है पुतिन की और ट्रंप की, और उसे लेकर पूरा यूरोप भी काफी बेचैन नजर आ रहा है और भी दुनिया भर के नेता कुछ करते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, सिर्फ दोनों गले मिलेंगे, गलबगियां करेंगे, होने वाला कुछ नहीं है, सब ढाक के तीन पात रहेगा? व्हाइट हाउस की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू किया गया, पास किया गया मतलब, और कल ही आज सुबह नहीं होगा, कल ही का है कि इसमें हमें बहुत उम्मीद नहीं नजर आता है कि युद्धबंदी होगा। अब दबाव बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम लोग सिचुएशन को एसेस करने जा रहे हैं, यानी सिचुएशन देखने जा रहे हैं, और यह सीधे की सीधे बात होगी ट्रंप और पुतिन के बीच में, और इसलिए बड़ा महत्व है। अब जहां तक मैं समझता हूं उसमें इजराइल हमास की भी बातें होंगी, जरूर होंगी, यानी पूरे मिडिल ईस्ट की बातें होंगी, जिसमें ईरान एक प्रमुख उनका इशू होगा, चूंकि काफी लंबे समय तक फोन पे बात करना, उसके वो करना बहुत अंतर है। टैरिफ ट्रेड वॉर पे बात होंगी, स्टार्ट यानी जो लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स की चीजें हैं, और जो मीडियम रेंज जो रशिया ने खारिज किया है, उस पर पुतिन को बहुत इंटरेस्ट है कि पुतिन कहते हैं जो भी लड़ना है यूरोपियन यूनियन के साथ मदद करके लड़ो, हम भी पैसा दे रहे हैं, पैसा नहीं आर्म सबमिशन देंगे, लेकिन यदि न्यूक्लियर वार होता है तो हम उसके लिए नहीं तैयार है, यानी हम पीछे हट जाएंगे, तो वह चीज है। और जेलेंस्की का इस पे कहना है कि यह पुतिन का पर्सनल विक्ट्री है, अलास्का में अपने देश के सटे क्षेत्र में जा रहे हैं, और दूसरी तरफ मर्ज, वो पता नहीं किस दवा के मर्ज है, जर्मनी के नए चांसलर, उन्होंने न्योता दिया है इस मीटिंग होने के पहले ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए, और भेड़ बकरी की तरह 10-12 देशों के सब आ गए हैं जो पुतिन के साथ करेंगे। कुछ उदाहरण देता हूं, जर्मनी तो होगा ही होगा, फिनलैंड, फ्रांस, इटली, जी नहीं पुतिन ये सब जितने हैं सर शायद, हाँ नहीं जेलेंस्की के साथ नहीं, यह ट्रंप के साथ कर, अच्छा ट्रंप के साथ हाँ, जिसमें जेलेंस्की भी होंगे, इसमें नेटो के सेक्रेटरी जनरल होंगे, यूरोपियन यूनियन के जो हेड है वो सब होंगी, और ये 13 से 15 जो लोग हैं पूरी कोशिश करेंगे ट्रंप को कि मेरे माई बाप हमारा रोजगार मत खत्म करो, हम भी अस्त्र शस्त्र बेच रहे हैं, और रोना रोएंगे कि रशिया यदि पूरे यूक्रेन को हड़प लेता है तो अगला कदम जो होगा उसका पोलैंड और सटे हुए क्षेत्र मोल्दोवा और अन्य क्षेत्रों में शुरू हो जाएगा, और इसलिए हमारी रक्षा करो, इस तरह का जुल्म हमारे ऊपर ना ढाओ। जी, पहली फिल्म आई थी सर सलमान खान की दबंग, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर की भूमिका में है, और जब सोनाक्षी सिन्हा के पिता को पकड़ के ले आता है, और उसके बाद सोनाक्षी सिन्हा जब अपने पिता को छुड़ाने आती है तो दो वहां पर मुस्टंडे खड़े कर लेता है पहले ही, और बताता है कि तुम्हारी शराबी पिता ने जो बेसुध पड़ा हुआ है इन दोनों को मारा है, देखो कैसे कांप रहे हैं। वही हाल आपने पोलैंड का बताया कि वो बेचारे डर से पहले ही ऐसे ऐसे कांप रहे हैं। खैर अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का, और यहाँ जो पहला अपडेट है हमारे पास वो ये कि पहले मीटिंग फिक्स की, और जब मिलने के लिए आईडीएफ का चीफ दरवाजे पर पहुंचा तो रक्षा मंत्री ने कहा नो एंट्री। ये वहां का जो लड़ाई है, जो एक्चुअल जो जमीन पर लड़ रहे हैं सैनिक हैं, उनके ऊपर में कमांडर प्लाटून लेवल से लेके ब्रिगेड लेवल तक, यानी कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल तक
तब शायद ही जाते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल तक जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, वो लड़ने जाते हैं, वह भी मरते हैं। शुरुआती दौर में रशिया के काफी कर्नल और उसके ऊपर के भी रैंक मारे गए थे जब इन्होंने यूक्रेन पर धावा बोला था। तो इसका कहना है डिफेंस मिनिस्टर का, जो इजराइल, जिसका नाम ही इजराइल है, इजराइल काट्ज या काजू जो भी है, काट्ज, तो इनका कहना है कि तुमने जो सीनियर ऑफिसर्स को बहाल किया उसके बारे में हमसे परमिशन नहीं लिया। यह भारत में भी है कि मेजर जनरल और जनरल लेवल का होता है तो वह सेमी पॉलिटिकल होते होते पॉलिटिकल हो जाता है। इंदिरा गांधी के टाइम में भी उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल से जनरल को ना बनाया था, वो बाईपास किया था, ये सब चीजें हुई थी। और इस समय तो खुलेआम हो रहा है, हर एक एक पोस्ट का जो प्रमोशन होता है इस रैंक का, यहां तक कि ब्रिगेडियर लेवल से, वह बिल्कुल पॉलिटिकल होता है, उनसे बात करके होता है। तो इस पे डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि भाई नहीं, डिफेंस मिनिस्टर और उनके जो भी है, डिफेंस मिनिस्टर नहीं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कहना है कि जिनको बाहर खड़ा करके नहीं मिलने दिया गया, कि ऐसा नहीं है, हम पहले इनको अपॉइंट कर लेते हैं फिर आपके पास भेजते हैं। और बहुत हाई रैंक है, खुद ही इनका लेफ्टिनेंट जनरल रैंक है, जनरल क्यों नहीं वहां पे, इसकी बात हम रहने दें अभी। तो इस पे टशन चला, लेकिन असली टशन कुछ और है। डिफेंस मिनिस्टर के साथ नेतान्याहू है, क्योंकि यह जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, लेफ्टिनेंट जनरल जो साहब हैं, वह कह रहे हैं कि हमारे सैनिक थके हुए हैं, हमारे सैनिक जो हैं सो एक तरह के तनाव से ग्रस्त है, हम मारे जा रहे हैं, हमें मौका दो। और तुम पूरे के पूरे गाजा पर कैप्चर करने की बात है, तुम्हारी समझ से बाहर की चीज है। क्योंकि गाजा पर कैप्चर करना मतलब हमास को खत्म करना हमारे लिए मतलब 2-4 महीने का, शायद 6 से साल भर लग जाएगा। यह इनडायरेक्टली आ रहा है सोशल मीडिया पे, कंफर्मेशन नहीं, लेकिन इसके बावजूद यह खुलेआम कर रहे हैं। तो दो चीजों पर इससे नेतान्याहू और डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इस लेफ्टिनेंट जनरल को हटाकर किसी और को लाना चाहते हैं, लेकिन नए वाले आते हैं तो जिसको इन्होंने अपॉइंट कर रखा है इस पे ये नहीं डर रहे हैं, क्योंकि यहां पे सीआईए भी लगा हुआ है। यदि विद्रोह होता आर्मी में, टेक ओवर होता है, तो सीआईए को पहले से भनक लगने की संभावना है, मोसाद घुसा हुआ है। इसलिए जो आर्मी के चीफ सोचते हैं कि हम स्वतंत्र है, वह भी नहीं है। और डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट सोचते हैं कि हम जो करवा लेंगे वो संभव नहीं है, क्योंकि एक्चुअल लड़ाई नीचे में पैदल सैनिकों को करना पड़ता है, बाकी हेल्प के लिए वो ही मरते मराते हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगली खबर भी हमारे पास गाजा से ही है। गाजा में जनसंहार करने के आरोप में स्वीडिश पुलिस को 700 शिकायतें मिलना क्या कहलाता है? अब यह भी आश्चर्य की बात है कि स्वीडन में जाके कहते हैं कि हाँ हमें ये मिला है, और इस पे देख रहे हैं 700 अधिक ऐसे केसेस आए हैं जो इनको सोशल मीडिया से, इंडिविजुअल से, फोटोग्राफी से, खुद इनके जो पत्रकार गए उनसे सब मिला है। लेकिन ये करेंगे क्या? उसका मिला तो है, ठीक है, हो सकता है समरिली यानी इकट्ठे कर दे कि हाँ इन इन अफसरों ने, इन जवानों ने, इजराइल ने और उसके डिफेंस मिनिस्टर ने इस जनसंहार में हिस्सा लिया है, तो क्या होगा, ये क्या कर लेंगे? अधिक से अधिक यही करेंगे कि स्वीडन में तुम्हारा आना जाना जो है वह अलाउड नहीं होगा, तुम्हारा जो प्रॉपर्टी हम बंद कर देंगे, वह प्रॉपर्टी पर भी संभवतः ये लोग ये एक्शन नहीं करेंगे। खासकर तब जबकि आईसीसी, आईसीजे कुछ नहीं कर पा रहा है, यूरोपियन यूनियन दिखावे के लिए सही कितना चिल्पो मचा रहा है, कुछ तो एक्शन वो नहीं कर पा रहा है, तो ये क्या कर लेगा? जी अगली खबर भी जनसंहार से जुड़ी हुई है और आरोप लग रहा है कि सिर्फ आईडीएफ ही गाजा में जनसंहार नहीं कर रही है। गाजा के जो जनजातीय ग्रुप्स हैं उनके जरिए भी इजराइल गाजा में जनसंहार करा रहा है। क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या वो पीड़ित नहीं है? ये बड़ा मतलब दुखद भी है और कोई आश्चर्यजनक तो नहीं है, लेकिन इस तरह की चीजें आप देख लें, हमारे भी मजदूर भाई वैसे भी बहुत बुरी तरह से शोषित और प्रताड़ित हैं, खासकर जो शोषित मतलब जो लोअर कास्ट में नहीं कहना चाहता हूं, दलित है, खासकर जो दलित हैं, लेकिन उनको धर्म के नाम पर उनको कहीं ना कहीं से उनको जुटाव किया जा रहा है। वही चीज है वहां पर एक यासर अली शबाद इस नाम के एक तथाकथित रूप से एक बंदा होता था, जिसे लड़ाई के पहले उसे 2015 से ही उसको जेल में डाला गया था, क्योंकि बहुत सारे आरोप थे। युद्ध होते ही 7 अक्टूबर के बाद कहीं ना कहीं से उसे मौका मिलता, भाग जाता है, और उसको नेतान्याहू भी कहते हैं कि हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उसको सपोर्ट करने का मतलब होगा कि हमास के खिलाफ लड़वाना, और हमारे सैनिक कम मारे जाएंगे और संभवतः हमारे जो बंदी वहां पर उनको छुड़वाएंगे, और उसके पास 100 से अधिक मतलब ट्रुप हैं और आधुनिक अस्त्र शस्त्र, आधुनिक मतलब वो रॉकेट मिसाइल नहीं, लेकिन जो हैंड टू हैंड लड़ने वाले हैं उस तरह के राइफल से लेके दूसरे तरह के गन और सारे चीज है।
और इसके साथ मिलकर किस तरह का भी काम कर रहे हैं। भाई देवे ये बता दो इसके पहले भूल जाओ कि बीच में हमास और आईडीएफ के बीच में संधि हुआ था कुछ दिन के लिए, बाद में आईडीएफ ने उसको तोड़ दिया, इसी मार्च और के बीच में हुआ था। जी। उस वक्त में ये सब गायब हो गए थे क्योंकि हमास हर जगह आने लगा था, ये सब भाग खड़े हुए थे। फिर से लड़ाई शुरू हो गया तो ये लोग क्या करते हैं कि बॉर्डर पर जाके जहां खाना जा रहा है 10 से 12 ट्रक आए तो 7-8 ट्रक को लूट के बर्बाद कर रहे हैं, जला दे रहे हैं। ये लोग जो वहां पे गाजा फूड प्रोग्राम है जिसको अमेरिका और इजराइल चलाता है, उसकी रक्षा में जो बाकी लोग आ रहे हैं उनको मारने के काम में कर रहे हैं। ये बताइए, मतलब एक घिनौना हरकत जो है, दिमाग तो कुछ है नहीं, कहीं से मानवता जैसा कोई चीज नहीं है। और पूरी दुनिया में इस तरह के, चाहे हमारे बिश्नोई गैंग दल हो वो पैदा कर रहे हैं, या अमेरिका में इस तरह की चीजें बनाई जा रही हैं, रशिया यूक्रेन में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाया जा रहा है वो सारे। वैसे बाय द वे इन जनाब का जो शबाब की बात कहें, ये आईएसआई से भी रिलेशन है, लेकिन नेतान्याहू को उससे और उससे इसको कोई दिक्कत संरक्षण नहीं है आईडीएफ नेता। दे रही है और आईडीएफ इसको पाल रही है। और हमास ने इसको अभी कुछ दिन पहले कहा था कि या तो सरेंडर कर दे वरना तुझे हम मार डालेंगे। देखते हैं हमास के हत्थे कब चढ़ता है। अगली खबर हमारे पास जो आ रही है वो है फ्रांस से। फ्रांस ने इजराइल की सिक्योरिटी सर्विस पर, जो एयरपोर्ट पे काम करती है, उस पर रोक क्यों लगा दी? और रोक लगाई, बात तो एक ही हुआ। असल में किया क्या है कि उनका पास का जो एयरपोर्ट एंट्री पास था या देश में रहने का जो वीजा था उसको एक्सटेंशन देने से मना कर दिया। और कारण वही है कि फ्रांस और इजराइल में जो पूरे गाजा को कैप्चर कर ले, जनसंहार को रोके ना रोके, उस पर जो तनातनी चल रहा है, तो फ्रांस ने दिखाने के लिए किया है। तो जो भी उसके कुछ 100 लोग हैं वो अब अंततः वापस जा रहे हैं। कुछ को अचानक नोटिस मिल गया कि भाई तुम तो अब यहां पर रहने के अधिकारी बिल्कुल नहीं है, तो उन्होंने अपने दूतावास में जाकर संरक्षण ली, 10 दिन 5 दिन का एक्सटेंशन करवाया कि जाकर हम जा रहे हैं। तो ये छोटी मोटी हरकतें हो रही हैं, इसका बड़े रूप में कोई खास महत्व तो नहीं है जी। ईरान ने, जब से इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया है, 21,000 से ज्यादा ईरानियों को हिरासत में ले लिया है। तो इतने बड़े पैमाने पर लोगों को पकड़कर क्या तुम इजराइल के जासूसों का नेटवर्क खत्म कर दोगे या अपनी जनता को कुचल रहे हो? वो उस समय की बात है जब वहां लड़ाई हुआ था दोनों देश के बीच में, यानी जब इजराइल ने हमला किया था, अमेरिका ने हमला किया था, तो कुछ लोगों को तो पकड़ने की बात बनती थी क्योंकि ऐसा संदेह हुआ था। लेकिन इस आधार पे कि लोग इकट्ठे खड़ा हो रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं, कुछ नारे लगा रहे हैं, ना लगा रहे हैं, तो संदेह हुआ, फोटो खींचा गया और सबको एक मुश्त इन्होंने पकड़ लिया। ये मतलब बात सही नहीं है। यानी तुम वैसा कहें कि एक चूहा को मारने के चक्कर में पूरा घर में आग लगा दो, यह गलत है मेरे हिसाब से, ऐसा ही नहीं बात है जी। चलिए अब रुक कर लेते हैं ट्रंप महान से जुड़ी हुई खबरों का। महान तो आप जानते ही हैं हम क्यों बोलते हैं ट्रंप को। पहला अपडेट है, वॉशिंगटन में जो नेशनल गार्ड लगाए थे उसका असर दिखने लगा है। 26 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमेरिका को पुलिस राज में तब्दील करना चाहते हैं या सीधे अपने हाथ में सब चीजें कंट्रोल करके दहशत फैलाना चाहते हैं ट्रंप? देखिए, पूंजीवाद का जिसका काफी घटिया रूप या जो भी कह लें साम्राज्यवाद जो अमेरिका में है, वो अपने जनता के लिए भी नहीं है, दूसरों के लिए तो नहीं है। भारत के साथ संबंध उसका एक उदाहरण बनता है कि जरूरत पड़ा तो हाथ में हाथ मिला के घूम रहे हैं, ना जरूरत पड़ा तो लात मार रहे हैं। और जहां तक इसकी बात है, पूंजी का संकेंद्रण होता है, यानी कुछ चंद लोगों के हाथ में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और खाई बढ़ता जाता है। पूंजी के साथ साथ सत्ता का भी संकेंद्रण होता है, जो कि यहां पे दिख रहा है, भारत में भी दिखा, अमेरिका में भी दिख रहा है, हमारे अन्य देशों में भी, जैसे यूक्रेन में भी नजर आ रहा है, रशिया चाइना में भी नजर आ रहा है, वो चीजें हो रहा है। इसलिए पूंजी ही मूल रूप में वह पिचासनी है जो कि हमारा खून पी रही है, हमें मार रही है, हमें बर्बाद कर रही है। ट्रंप की जहां तक बात है, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं। और जो भी इनका विरोध कर रहा है, यहां तक कि डेमोक्रेट्स भी, जबकि वह भी पूंजीवाद के लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जहां भी सत्ता है उसको खत्म करके और जो भी विरोधी है उसको बंद कर रहे हैं। और इस पकड़ने में केवल ऐसा ही नहीं कि केवल तथाकथित रूप से बाहर के लोग हैं या वहां के जो मूल निवासी अफ्रीकन मूल के हैं वही नहीं है, बल्कि एशिया से भी हैं, जो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के लोग हैं, उनको भी छोटा सा कुछ संदेह है, ना भी है, उठा के पकड़ के बंद कर दिया, बाद में तुम लड़ते रहो जी। क्या 26 लोगों को अमेरिका के हवाले करके मेक्सिको की सरकार, ट्रंप द्वारा जो सैन्य कार्रवाई करने की धमकियां दी जा रही हैं, तैयारियां की जा रही है, उनको रोक पाएगी?
यह कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों देशों के बीच में, जो नई वाली जो शिबॉम जो बनी है वहां के प्रेसिडेंट, उसके बाद ही का ये स्थिति है, या जो भी है, शिबॉम मुझे नहीं याद है, जो भी वहां के प्रेसिडेंट हो, तो पहले वाले में बन गया। उसके हिसाब से यह है कि जो भी ये कार्टेल हैं, और वहां के कार्टेल दुनिया में और जगह शायद ही देखे जाते हैं, जो मेक्सिको और लैटिन अमेरिका के अन्य देशों में नाम ही कार्टेल रखा हुआ है। लॉस कुनिन आइलैंड कार्टेल है, सीजे एनजे कार्टेल है, सिनालोआ कार्टेल है, और इनका काम ही है ड्रग में करना, फिरौती लेना, लोगों को जबरदस्ती पकड़ लेना, हत्याएं करना पैसे पर देकर। जो बाहर से लोग आते हैं भारत पाकिस्तान को, उनको मेक्सिको के थ्रू अमेरिका पहुंचाना। और इस संधि के बीच में, हालांकि यह संधि ही गलत है, यदि तुम्हारे सैनिक, तुम्हारे सिपाही ऐसे लोगों को पकड़ते हैं तो इनको अपने यहां इसको कार्रवाई करो, फांसी की सजा दो, जो भी दो। तो अमेरिका ये प्रत्यार्पण कर रहे हैं इस शर्त पे कि इनको फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। और अमेरिका भी खुश है दिखाने के लिए कि देखो हम ड्रग रोक रहे हैं और हमारा वर्चस्व कैसा मेक्सिको, पनामा कैनाल, कोलंबिया सब के ऊपर है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि वो एक डायलॉग पर है, कौन सी फिल्म का, घातक का, सनी देओल का, वो जिसमें डैनी को कहते हैं कि डरा कर लोगों को वो जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। सच बात यही है, ये जितने सत्ताधारी हैं वो कातिया जरूर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता यही है कि जब तक डर और नफरत फैलाए रखेंगे तब तक ही वो सत्ता पर बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू मिस्टर अकरम।